पिछले 2 महीनों से दुनिया को लग रहा था कि ट्रंप जल्दी से कोई डील करके युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन दोस्तों ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब वेट एंड वॉच की नीति अपनाई है। उन्हें पता है कि ईरान की इकॉनमी वेंटिलेटर पर है, तेल बिक नहीं रहा, इन्फ्लेशन 100% क्रॉस कर रहा है और लोग सड़कों पर हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान इतना कमजोर हो जाए कि वो बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेशेंस, दुश्मन को खुद टूटने का इंतजार करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राज, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। Our blockade is only growing and going global. And as the president said, we have all the time in the world. देखो, ट्रंप प्रशासन ने अपनी रणनीति बदल ली है। अमेरिका के रक्षा सचिव हेगसेट ने ऐलान किया है कि ईरान की समुद्री घेराबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड अब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल होने जा रही है। नाउ अब ग्लोबल ब्लॉकेड का मतलब क्या है, इसे गहराई से समझिए। अभी तक अमेरिकी नेवी सिर्फ हॉर्मुज और ईरान के बंदरगाहों पर नजर रखी थी, लेकिन अब पीट हेगसेट ने संकेत दिया है कि ईरान का शैडो फ्लीट यानी वो पुराने टैंकर्स जो बिना किसी आइडेंटिटी या फेक फ्लैग्स के चोरी छिपे तेल ले जाते हैं, अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। अमेरिका अब अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर दुनिया के हर उस चोक पॉइंट को मॉनिटर करेगा जहां से ईरान का तेल गुजर सकता है, चाहे वो रेड सी हो, सुएज कैनाल हो या फिर एशिया का मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों, ये ईरान की इकॉनमी का टोटल सफोकेशन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का प्लान बिल्कुल क्लियर है। ईरान के तेल का एक ड्रॉप भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा तो उसे सीज कर लिया जाएगा। अब ईरान अपने शैडो फ्लीट के भरोसे युद्ध नहीं खींच पाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, लोकल से ग्लोबल ब्लॉकेड, यहाँ कोई इंटरनेशनल लॉ वगैरह एग्जिस्ट करता या नहीं करता? देखो, खुले समंदर में किसी जहाज को रोकना टेक्निकली पायरेसी या वायलेशन माना जाता है, लेकिन यूएस इसे सैंक्शंस इन्फोर्समेंट का नाम दे रहा है। वो अपने एलीज यूके, फ्रांस और शायद जापान को साथ लेकर एक मल्टीनेशनल टास्क फोर्स बना रहा है ताकि इसे लीगल दिखाया जा सके। अच्छा चलो, एक और सवाल आएगा, ईरान जो अपने शैडो फ्लीट का यूज करके तेल बेच रहा था, तो क्या ये शैडो फ्लीट को ट्रैक करना इतना मुश्किल है? देखो, इसे डार्क फ्लीट भी कहते हैं। ये जहाज अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देता है ताकि रडार में ना दिखे, लेकिन अब यूएस नेवी सैटेलाइट SAR और AI का यूज कर रही है जो थर्मल सिग्नेचर्स को जहाज को पहचान लेता है। अब डार्क होना भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। अब बात करते हैं सीक्रेट मीटिंग की जिसके बारे में पूरी दुनिया में रूमर्स चल रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हलचल तेज हो गई है। सवाल ये है कि आखिर इस्लामाबाद ही क्यों? ट्रंप ने अपने दामाद जारेड कुशनर और अपने खास दोस्त स्टीवन विटकॉफ को इस्लामाबाद भेज रहे हैं। ये वही कुशनेर हैं जिन्होंने अब्राहम एकॉर्ड्स करवाए थे। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी मस्कट और मॉस्को होते हुए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा डेडलॉक है। यहाँ ट्रंप का स्टैंड है पहले सरेंडर करो फिर ब्लॉकेड हटाएगा, और ईरान का स्टैंड है जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। ये एक ऐसी टग ऑफ वार है जहाँ दोनों साइड एक दूसरे की ब्रेकिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोट करने वाले। ट्रंप ने जैरेड कुशनर को ही क्यों चुना? जैरेड कुशनर को द डील मेकर कहा जाता है। उनके पास मिडिल ईस्ट के लीडर्स जैसे सऊदी प्रिंस MBS के साथ पर्सनल रिलेशंस हैं। ट्रंप को लगता है कि कुशनेर ही वो शख्स हैं जो ईरान को आउट ऑफ द बॉक्स डील्स ऑफर कर सकते हैं। विटकॉफ का साथ होना ये दिखाता है कि ट्रंप इसे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देख रहे हैं। अब देखो, पाकिस्तान का इसमें ब्रोकर बनने से क्या फ़ायदा है? देखो, पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन है ये। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी भी रिलेवेंट है। अगर ये डील इस्लामाबाद में होती है तो पाकिस्तान को US से फाइनेंशियल एड जैसे IMF लोन्स मिलने में आसानी होगी और ईरान से सस्ता गैस मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। पाकिस्तान यहाँ एक न्यूट्रल ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा चलो, एक सवाल आपके मन में आएगा, ये जो अब्बास अगराची हैं ये मस्कट और मॉस्को होते हुए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। देखो, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मॉस्को जाना मतलब रसिया से इंश्योरेंस लेना। ईरान चाहता है कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत फेल होती है तो रसिया उसे मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट जारी रखे। पुतिन यहाँ शैडो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के डुअल स्ट्रैटेजी की। वेस्ट एशिया की इस आग के बीच में भारत ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है वो किसी डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास से कम नहीं है। दोस्तों, भारत के लिए ये पूरी सिचुएशन एक मिक्स बैग की तरह है। एक तरफ खतरा है तो दूसरी तरफ नए अवसर भी हैं।
देखो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भयानक युद्ध के बीच भारत ने पीछे हटने के बजाय चाबहार पोर्ट्स में 120 मिलियन के नए इन्वेस्टमेंट पर बातचीत तेज कर दी है। दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि हम किसी के डर से अपने स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को नहीं रोकते। अब आप मुझसे सवाल करोगे भारत ने इस युद्ध के बीच में चाबहार में इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ाया? देखो भारत जानता है कि अगर ईरान पूरी तरह यूएस के कैंप में चला गया या तबाह हो गया तो हमारा INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर भारत ने ईरान को एक लाइफ लाइन दी है और यूएस को ये सिग्नल दिया है कि चाबहार हमारी रेड लाइन है। इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी कहते हैं। नाउ अब हम ऑयल प्राइसेस पे आते हैं। हॉर्मुज ब्लॉक होने से तेल $100 पर बैरल के पार जा चुका था, लेकिन अब थोड़ा कूल डाउन होकर 80 से 82 के आसपास स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसके पीछे दो वजह हैं। पहला, अमेरिका ने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खोल दिया है। दूसरा, मार्केट को लग रहा है कि इस्लामाबाद टॉक्स यानी कुशनेर अराक्ची मीटिंग से शायद कोई बातचीत का रास्ता निकल जाए। लेकिन दोस्तों ये फ्रेजाइल पीस है। अगर इस्लामाबाद टॉक्स फेल हुई तो तेल दोबारा $120 टच कर सकता है। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, भारत के लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है नेवल सिक्योरिटी। जब तक हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेड टाइट है, हमारे टैंकर्स को नेवी स्क्वाड की जरूरत पड़ेगी। भारत को अपनी नेवी प्रेजेंस वेस्ट एशिया में परमानेंट करनी पड़ सकती है, जो हमारे डिफेंस बजट पर प्रेशर डालेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं चाइना की। क्या चाइना इस ग्लोबल ब्लॉकेड को चैलेंज करेगा? दोस्तों ये सवाल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है। चाइना और अमेरिका की दुश्मनी अब सिर्फ ट्रेड वॉर तक नहीं है, बल्कि अब ये नेवल ब्रिंकमैनशिप तक पहुंच गई है। दोस्तों ये सबसे बड़ा रिस्क है। चाइना इस वक्त ईरान के तेल का सबसे बड़ा बायर है। उनका करीब 60 से 70% ईरानियन ऑयल शैडो फ्लीट के जरिए चाइना पहुंचता है। अगर यूएस नेवी ने साउथ चाइना सी या मलक्का स्ट्रेट में चाइनीज टैंकर्स को रोकना शुरू किया तो ये महज एक ब्लॉकेड नहीं होगा, ये यूएस चाइना नेवल इंगेजमेंट का ट्रिगर बन जाएगा। चाइना इसे अपनी एनर्जी सोवरेनिटी पर हमला मानेगा। उनका सिंपल लॉजिक है, हम किसी से तेल खरीदते हैं, ये तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? चाइना हमेशा से डरता रहा है कि युद्ध के वक्त यूएस नेवी मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगी। इसे मलक्का डायलेमा कहते हैं। अगर ट्रंप ने ग्लोबल ब्लॉकेड के तहत मलक्का को सील किया तो चाइना की इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और म्यांमार में पाइपलाइंस बनाई हैं, लेकिन वो अभी इतनी काफी नहीं है कि समुद्री रास्ते की जगह ले सके। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है? यह युद्ध का 8वां हफ्ता है। 22 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ट्रंप अब वेट एंड वॉच मोड में है। वे ईरान को आर्थिक रूप से थकाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान झुकने के बजाय और भी आक्रामक होगा? क्या यह पर्शियन डेडलॉक किसी बड़े धमाके के साथ खत्म होगा? क्या आपको लगता है कि भारत को इस क्राइसिस के बीच चाबहार में निवेश जारी रखना चाहिए या अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं हूं आशीष राज। जय हिंद।